हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम दो मेजर जुडिशियल बॉडी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखते हैं, जिसे आईसीजे के नाम से जाना जाता है। और ये बॉडी जिसे विश्व के कोर्ट से भी जाना जाता है, विश्व के न्यायालय है। और ये यूएन का जुडिशियल ऑर्गन है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन है, जिसका मुख्यालय हेग में है। प्राय सभी यूएन के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन हैं वो सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है। एक ऐसी बॉडी है जिसका मुख्यालय हेग में है। और यह स्टेट तथा जितने भी यूएन एजेंसी के मैटर है उसके डिस्प्यूट को देखती है, और उसमें जो भी जजमेंट होता है वो एक तरह से बाइंडिंग है। आइए इसके जुडिक्शन देख लेते हैं, किन किन मैटर को देखती है। तो इनका जुडिक्शन वार क्राइम्स में होता है, इलीगल स्टेट इंफ्लुएंस में होता है, इथनिक क्लिंजिंग में होता है, एंड अदर इशू। अब इसके कंपोजिशन के देखते हैं। तो इसके 15 जजेस मेंबर हैं और 9 साल के लिए चुने जाते हैं। और सिलेक्शन इनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तथा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संयुक्त मेंबर द्वारा की जाती है। और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सदस्यों का नाम आता है, जिन जिन देशों के द्वारा भेजा जाता है, उनमें से ही नॉमिनेटेड मेंबर का ही सिलेक्शन होता है। हमारे अभी न्यूज में रहा कि पिछले साल की दलबीर सिंह भंडारी फिर से री इलेक्ट हुए हैं, जजेज हुए हैं इस और कोर्ट के जजेज मेंबर में शामिल हुए हैं इंडिया की तरफ से। और दूसरे कारण में ये न्यूज में था कि कुलभूषण जाधव के जो काउंसलर एक्सेस का मैटर था, इसी कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण पाकिस्तान को झुकना पड़ा, इंडिया को इसमें जीत हुई थी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एनी एग्जाम पीसीएस एंड यूपीएससी आल्सो। और इसका जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है जजेज का, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होता है। अब बोथ चैम्बर, जैसे राज्यसभा लोकसभा होता है, उसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, 15 मेंबर होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर 2 सालों के लिए सिलेक्शन हुआ है उसका, 20 से 21 के बीच, 20 से 21 साल के लिए। और जो 5 जज इसमें होते हैं उनका 3 साल के बाद कंटिन्यूटी होता है, और उसी में से इलेक्टेड होते हैं, उसी में से रिटायर होते हैं, और उनका फिर से इलेक्शन हो सकता है। और एक कंट्री से एक ही पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी मिलेगी, 2 जज नहीं हो सकते हैं, इसका मैंडेटरी है। अब इसका कंपोजिशन, जो जज 15 जज हैं, किन किन जगहों से, किन किन कंटिनेंट से सिलेक्शन होगा। 3 अफ्रीका से होगा, पूरे अफ्रीका कंटिनेंट से 3 ही मेंबर होंगे। सोच सकते हैं कि पर स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं है, टोटल वर्ल्ड में 15 ही जजेज इसके मेंबर होंगे। 3 अफ्रीका से होंगे, 2 लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट से होंगे, 3 एशिया से होंगे, 5 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से होंगे, 2 ईस्टर्न यूरोप से होंगे। इस तरह से 7 यूरोपियन कंट्रीज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेंबर यूरोपियन कंट्री का ही पार्टिसिपेशन है, एक तरह से उनका ही ज़्यादा वर्डिक्ट फेवर में भी होता है। बट ऐसा नहीं है, ये आज के डेट में सभी तरह के जितने भी वर्ल्ड में क्राइम होते हैं या जितने भी स्टेट्स का मैटर है, इस पर भी जजमेंट देती है। अभी हाल ही में जो 9 डेज लाइन को ले से साउथ चाइना सी को मैटर था, तो चाइना ने ही उस पर वर्डिक्ट दिया, जो फिलीपाइंस ने चाइना के खिलाफ विरोध में गया था, उस पर ये वर्डिक्ट दिया था। बट चाइना किसी का सुनता नहीं, अपना मानने से इनकार कर दिए, क्योंकि चाइना ही ऐसा 5 मेंबर। इसका एक और कंडीशन है इसमें कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होगा सीक्रेट बैलेट्स होता है, और 3 साल के लिए होता है। प्रेसिडेंट का 3 साल के लिए होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, उसमें अध्यक्ष बनेंगे 15 मेंबर में, वो 3 साल के लिए होगा, फिर से री इलेक्शन होगा दूसरे मेंबर का। और जितने 5 मेंबर सदस्य हैं परमानेंट मेंबर, उनका जज मतलब हमेशा पार्टिसिपेशन रहे। ये नहीं कि साउथ अफ्रीका से तीन स्टेट का पार्टिसिपेशन रहेगा, 3 कंट्री का, तो उनका अगले बार बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। P5 का तो फिक्स है, ये परमानेंट मेंबर है। बट एक चाइना ही है जिसका कोई जज नहीं है, ये कैंडिडेट ही नहीं देता है इसमें, एज का वर्डिक्ट भी नहीं माना अभी हाल ही में, जो फिलीपाइंस के
फेवर में आया था और चाइना के अगेंस्ट में आया था, क्योंकि ये इसका जजमेंट नहीं है और ये बोलता है कि ये एजेंसी मेरे खिलाफ रहे। चाइना का तो एक्सपेंशनिस्ट और एक्सेशनिस्ट पॉलिसी रहती है, तो इस तरह से कभी कभी इसकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि चाइना तो हर देश पर कब्जा जमाना चाहता है, सबको कर्ज में डालना चाहता है। और ये डिस्प्यूट नेशन के ही डिस्प्यूट को सुनती है, नहीं कि प्राइवेट और कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरह से देख सकते हैं ये स्टेट के लिए ही है। और ये सुयो मोटो केस नहीं ले सकते अपने से, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर को अपने से भी जजमेंट देने के लिए केसेज को उठा लेती है, इस तरह से ये अपना सुयो मोटो नहीं है। जब केस इन दो मैटर केस जब स्टेट बोलेंगे करने के लिए या रिक्वेस्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा कि इस पर कोर्ट में ये मैटर डाला जाता है, तभी पिटीशन फाइल किया जाता है, तभी ये जजमेंट देती है। सुयो मोटो जजमेंट नहीं देती है या सुयो मोटो केसेज नहीं लेती है। और जो भी कंट्री है अगर इस पर इसका जुडिक्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है। चाइना ने तो इसका कोई जुडिक्शन एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो कंप्लाई कहाँ से कर पाएगा। और जो भी डिसीजन होता है वो मेजोरिटी के थ्रू होता है। प्रेसिडेंट का वीटो तब लगता है जब इक्वल डिवीजन ऑफ मेंबर हो जाते हैं, जब 14 मेंबर एक साथ इक्वल वोट हो जाए तो एक अध्यक्ष का जो होगा वो डिसाइड करेगा। वीटो होता है प्रेसिडेंट का, वोट ऑफ वीटो। और आईसी से इसका एम्ब्रेला सदस्य नहीं है और ये लीगली है, बाइंडिंग है और इंडिपेंडेंट है यूएन का। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑर्गन है यूएन बॉडी का। इंडिया और आईसीजे के मैटर देख लेते हैं। इंडिया आईसीसी कैसे संबंध है। अभी मैंने जैसे ही बताया स्टार्टिंग में, दलबीर सिंह भंडारी री इलेक्टेड हुए हैं आईसीजे के जजेज में, पैनलिस्ट में। और कुलभूषण जाधव में जो पाकिस्तान के खिलाफ वर्डिक्ट आया था उसमें काउंसिलर एक्सेस मिला, उनको जो प्रताड़ित किया जाता है उसके खिलाफ भी जांच को सहमति हुई। और जो अभी रिसेंट में जजमेंट आया है, चागोस आइलैंड जो इंडियन ओशन का आइलैंड है, मॉरिशस स्टेट का एक छोटा सा द्वीप है, उस पर यूके का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, क्योंकि ये कॉलोनियल रूल के मेंबर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें जजमेंट आता है यूके के। और अभी हाल ही में यूके ने यूएसए को अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने के लिए उसको ऑफर कर दिया था, तो मॉरिशस उसके खिलाफ गया, कंटेक्स्ट ये था। तो उसके खिलाफ आईसीजे का वर्डिक्ट आता है और यूके और यूएस को वहाँ से छोड़ने की बात कही जाती है और मॉरिशस के हाथ में ये टेरिटरी सौंपने की बात कही जाती है, क्योंकि उसी का अधिकार है, उसका ही आइलैंड है, उसके कंट्री से जुड़ा हुआ है। और जो डाइगो गार्सिया आइलैंड जो न्यूज में था, यही उसका चागोस आइलैंड का ही पार्ट है डाइगो गार्सिया। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हिच इज इन द न्यूज इज द पार्ट ऑफ व्हिच कंट्री, व्हिच आइलैंड। अभी आईसीजे का मैं एक वर्डिक्ट आता है कि जो इकोनॉमिक सेक्शन ईरान पर लगा है उसको रिमूव कर दो, और जो भी कोरोना को लेकर ह्यूमैनिटेरियन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसको वहाँ जाने दिया जाए, और जो सिविलियन एयरक्राफ्ट के अलाउ किया जाए, मिलिट्री पर्पस नहीं हो, जो सिविलियन को लिए फायदेमंद हो या ट्रेवल के लिए जा रहे हो तो उनको अलाउ किया जाए। मेडिसिनल सपोर्ट दिया जाए कोरोना इशू को लेकर। फिर से दूसरे बॉडी देखते हैं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के काम करती है। तो इस तरह से देख सकते हैं यूएन का बॉडी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जरूर है, बट यूएन का पार्ट नहीं है। और इसका भी मुख्यालय एक नीदरलैंड्स में है। और ये इनका जुडिक्शन देखते हैं, ये जीनोसाइड का मैटर देखती है, ह्यूमैनिटी देखती है, क्राइम ऑफ एग्रेशन देखती है, वार क्राइम्स देखती है। ये सब मैटर आईसीजी भी देखता है, लेकिन इंडिविजुअल और प्राइवेट नहीं देखता है। बट आईसी से इंडिविजुअल और प्राइवेट भी इसमें जा सकते हैं। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। क्रिमिनल कोर्ट में ज़्यादा इसका फेवर होता है। आप देख सकते हैं ये क्राइम्स के खिलाफ जाती है, जो क्राइम एग्रेशन खिलाफ होता है, कोई इतनी सिटी होती है तो इस तरह के
और सीरिया में जैसे ISA का मैटर हो, तो इस तरह के ये वर्डिक्ट देती है। इराक में सद्दाम हुसैन का जो पॉलिसी रही एग्रेशन का, क्राइम का दूसरे सेक्ट के विरुद्ध, तो इस तरह से इसका जजमेंट देती है। और जो भी नेशनल जुडिशियल सिस्टम है उसका कंप्लीमेंट करती है, साथ देती है, सबऑर्डिनेट करती है, हेल्प करती है उसके कार्य में। तो इस तरह से हेल्पिंग बॉडी भी है। और इसका मेंबर वही मेंबर बन सकते हैं जब वो रोम स्टैट्यूट एक डॉक्यूमेंट है उस पर साइन सिग्नेटरी करते हैं, और ICC के जो रूल एंड रेगुलेशन है, कंडक्ट ऑफ रूल है, उसको रेटिफाई करते हैं, तभी ICC की सदस्यता दी जाएगी। अभी न्यूज में हाल ही था कि रसिया ने इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सदस्यता वापस ले लिया है, बट रसिया ने रेटिफाई नहीं किया था इस क्रिमिनल कोर्ट काउंसिल को। और जो नॉन पार्टी में स्टेट हैं उनका वॉलेंटरी नेचर है, मतलब वो भी कोऑपरेट कर सकते हैं ICC के, तो मैंडेटरी नहीं है कि ये UN के मेंबर ही इसके सदस्य बन सकते हैं, नॉन स्टेट मेंबर भी सदस्य बन सकते हैं। जैसे अभी हांगकांग हो गया, ताइवान हो, इस तरह से भी ICC का मेंबर बन सकते हैं, वॉलेंटरी इन नेचर है। और एक नोट है या ये पॉइंट है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी मैटर UN मेंबर के द्वारा अगर कंसीडर किया जाता है ICC के रेफरेंस में, अगर जो भी डिसीजन ICC दे दिया तो बाइंडिंग होगा। अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ICC के जजमेंट में फेवर करता है, अगर बोलता है ICC के जुडिक्शन में कि ये आता है, अगर उस पर ICC अपना वर्डिक्ट देती है तो उस पर सब कंट्री पर लागू होगा और वो बाइंडिंग भी होगा। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, और इसको रेटिफाई भी नहीं किया है। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और एक और न्यूज में था कि बुरुंडी एक कंट्री है जो अभी हाल ही में इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेफ्ट कर दिया है। अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ICC और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये UN का बॉडी है, जैसा मैंने पहले ही बताया। ये रोम स्टैट्यूट जो एक डॉक्यूमेंट है उस पर साइन कीजिएगा, उसी के द्वारा गवर्न किया जाता है। और ये UN का उसी के द्वारा, रोम स्टैट्यूट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसी को फॉलो किया जाता है। ये UN का बॉडी द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है, उसके अनुसार नहीं काम करता है। एक खुद का इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रोम स्टैट्यूट के अनुसार ही जजमेंट देती है। और ये ICC का मेंबर, जितने भी UN का मेंबर हैं वो ICC का मेंबर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बट ICC का ऐसा नहीं है, उनको पहले रोम स्टैट्यूट साइन करना पड़ता है, उसके बाद ICC को रेटिफाई भी करना पड़ता है। फिर से ये ICJ क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, लेकिन ICC क्रिमिनल कोर्ट है। इसका जजमेंट जिनोसाइड को लेकर म्यांमार के इसी के लेकर आया था, रवांडा या कोई कंट्री गया था इसके खिलाफ। फिर से ये स्टेट के मैटर को देखती है, नेचुरल रिसोर्स के इशू को देखती है, जो वायलेशन के इशू होते हैं, ट्रीटी में वायलेशन होता है कि दो देशों के बीच में, तो उसको मैटर को देखती है। और ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर जो कंसेंस है उस पर इसका वर्डिक्ट आता है, उस मैटर को ये देखती है। और ICC का जैसा कि ये क्रिमिनल है तो जिनोसाइड, क्राइम, ह्यूमनिटी, वार क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, इस तरह के मैटर को देखती है। जैसे यूगर मुस्लिम है तो चाइना के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो ये ICC के जुडिक्शन में आ सकता है। और ये सीओ मोटो भी दे सकती है। रोम स्टैट्यूट देख लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है। ICC का फाउंडेशन एक बेस बनाता है, एक बेस देता है, और उसी को बेस के अनुसार इस पर जजमेंट दिया जाता है और गवर्न किया जाता है इस ICC को। तो रोम स्टैट्यूट पर जो साइन करते हैं उसके बाद ICC को सदस्यता दी जाती है। पहले उनको रोम स्टैट्यूट पर सिग्नेटरी होना पड़ेगा, उसके बाद ICC के हम सदस्यता के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रसिया ड्राई कर लिया है और रसिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया था कभी। US, इजराइल, US ऐसे सभी ने रोम स्टैट्यूट के तो सिग्नेटरी हैं, बट ICC को रेटिफाई नहीं किया है। फिलीपाइंस has recently submitted letter of withdrawal from the Rome Statute। फिलीपाइंस अभी हाल ही में रोम से
स्टैच्यू से अपना नाम हटा लिया है। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन देख लेते हैं। इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय नीदरलैंड्स हेग में है। ये एक दो देशों के बीच जैसे होता है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होते हैं, उसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फोरम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसके एक रेजोल्यूशन देती है, क्या आर्बिट्रेशन देती है। आर्बिट्रेशन मतलब कि दो लोगों के बीच मध्यस्थता रखना, मीडिएशन का काम करना शांति तरीके से। इस तरह से इसका काम रहता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। ये इसका ट्रिब्यूनल दो लोगों के समझौता करने का काम रहता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद साथ में प्राइवेट बॉडीज हैं, प्राइवेट पार्टीज है, उसके साथ जो इशू रहते हैं कंसेंस जाहिर करते हैं, उसके उन दोनों लोगों के बीच एक बैठक होती है। उसके बाद मध्यस्थता करके उसको समझौता करने का काम करती है, समझौता कराने का काम करती है। और इसका जुडिक्शन देख लेते हैं। ये ह्यूमन राइट्स के जुडिक्शन पर दे सकते हैं, टेरिटोरियल दे सकती है, मैरीटाइम दे सकती है, सोवरेनिटी को इशू, स्टेट के सोवरेनिटी के मैटर पर देख सकती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रेड के मैटर को देख सकती है, और जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक है उसके मैटर को, ये जिस तरह से ट्रेड का कोई वायलेशन होता है ट्रीटी का, तो इस मैटर को ये उसके जजमेंट दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश किया जाता है, दोनों को मध्यस्थता किया जा सकता है। और बट इसका ये पावर इन्फोर्समेंट कराने का पावर नहीं है, बट ये बाइंडिंग हो जाता है कि जब दो पार्टी इस बॉडी में, इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं तो उनको एक बाइंडिंग होना पड़ता है, उनको एक सिग्नेटरी होना पड़ता है कि जो भी जजमेंट होगा आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये फोर्सफुल लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास कोई लागू कराने के लिए कोई बॉडी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और इसका नो सिटिंग जज नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो ट्रिब्यूनल से बनती है, तो कोई सिटिंग जज कैसे हो सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन एजेंसी का ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पार्ट नहीं है, बट ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। दिस पॉइंट कैन बी आल्सो नोटेड है। और इट्स जजमेंट आर बाइंडिंग बट नो पावर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसका जजमेंट केवल बाइंडिंग हो सकता है, क्योंकि दो पार्टी जाती है तभी जाती है जब उसके प्रो एंड कॉन्स होते हैं, जब उसके पॉइंट, दोनों लोगों के पॉइंट के अच्छे से सुना जाता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब परमानेंट बॉडी है, तो इस तरह से उनका दोनों लोगों के मध्यस्थता मीडिएशन का काम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करती है, बट इन्फोर्समेंट कराने का इसका काम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। होप